नमस्कार छात्रों। पिछले वीडियोस में आपने साहित्य सागर गद्य भाग के पाठ 6 बड़े घर की बेटी जो कि प्रेमचंद द्वारा लिखित है का वर्णन पढ़ा। अब आगे पाठ का वर्णन हम इस वीडियो में करेंगे। यह वर्णन वहां से शुरू होता है जब लाल बिहारी पछतावे की आग में जलता हुआ आनंदी के दरवाजे पर खड़ा था, उससे माफी मांग रहा था और सिर झुका के अपनी गलतियों का पश्चाताप कर रहा था। उसी समय उसके बड़े भाई श्रीकंठ सिंह बाहर से बहुत गुस्से में घर के अंदर आए। जब उन्होंने अपने भाई को देखा तो नफरत से अपनी आंखें दूसरी तरफ घुमा ली और उससे ऐसे निकले मानो उसकी परछाई से भी वो दूर रहना चाहते हों। यानी लाल बिहारी से बच बच के वो घर के अंदर चले गए। आनंदी ने लाल बिहारी की शिकायत की थी, यानी उसने श्रीकंठ से पूरी उसकी शिकायत की थी, पर अब उसके भी मन में बहुत पछतावा था। आनंदी का स्वभाव दयालु था, उसे गुस्सा आ गया था लेकिन स्वभाव से वो दयावान थी। उसको थोड़ा सा भी नहीं पता था कि ये छोटी सी बात इतनी बड़ी हो जाएगी। मन ही मन में उस झल्ला रही थी, वो श्रीकंठ पे गुस्सा भी हो रही थी कि ये इतने गुस्सा क्यों होते हैं। ठीक है भाई, मैंने शिकायत कर दी, पर इसमें इतना गुस्सा होने की क्या बात है। और जब उसने लाल बिहारी को देखा जो कि दरवाजे पर खड़ा पछतावे की आग में जल रहा था और कहता कि अब मैं जाऊंगा और मुझसे जो भी हुआ मुझे माफ करना, तो उसका रहा सहा क्रोध भी पानी हो गया। क्रोध पानी होना यानी गुस्सा खत्म हो जाना। तो आनंदी का रहा सहा गुस्सा भी खत्म हो गया, वह रोने लगी। यहाँ पे फिर मुहावरे का उपयोग हुआ है मन का मैल धोने के लिए। मन का मैल यानी मन में जो ईर्ष्या थी, गुस्सा थी या फिर पछतावा था, ये सभी भाव धोने के लिए नयनजल से उपयुक्त और कोई वस्तु नहीं। यानी जब हम रोने लगते हैं तो हमारे मन का क्लेश, गुस्सा सभी बह जाता है और हम पहले की तरह निर्मल हृदय हो जाते। उसी तरह आनंदी के मन का भी कलुष या लाल बिहारी पे जो गुस्सा था उसके आंसुओं से धीरे धीरे निकल गया। उसका मन पहले की तरह निर्मल हो गया। जब श्रीकंठ आए तो आनंदी ने कहा कि लाल बाहर खड़े बहुत रो रहे हैं, अर्थात लाल बिहारी को वो लाल कह के बुलाती थी, वो बाहर खड़े होके रो रहे हैं। तो श्रीकंठ बोलते तो मैं क्या करूं? तो बोलते भीतर बुला लो। वो कहती मेरी जीभ में आग लगे, अर्थात वो अपनी वाणी को कोस रही है कि किस कुघड़ी में उसने अपने पति से देवर की शिकायत की, कि मैंने क्यों ये झगड़ा उठाया, क्यों आपसे मैंने शिकायत की। तो श्रीकंठ गुस्से में थे, बोलते मैं नहीं बुलाऊंगा। तो आनंदी कहती नहीं, आपको पछताना पड़ेगा, उन्हें बहुत ज्यादा पश्चाताप हो रहा है और ऐसा ना हो कि वो सचमुच घर छोड़कर चल दे। लेकिन श्रीकंठ सिंह का गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ था, वो अपनी जगह से नहीं उठे। इतने में लाल बिहारी ने फिर से कहा कि भाभी, भैया से मेरा नमस्ते कह देना, अर्थात मेरा उनके चरणों में प्रणाम कह देना। अगर वो मेरा मुंह नहीं देखना चाहते हैं तो मैं भी उनको अपना मुंह नहीं दिखाऊंगा, अर्थात अब मैं उनसे कभी नहीं मिलूंगा। मैं यहाँ से इतनी दूर चला जाऊंगा कि मेरा चेहरा उन्हें कभी ना देखना पड़े और मैं इस घर में नहीं रहूंगा। और लाल बिहारी इतना कह के वापस जाने लगा और जल्दी जल्दी दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। आनंदी ने देखा कोई चारा नहीं है, श्रीकंठ तो उठ नहीं रहे हैं। वो अपने कमरे से निकली और लाल बिहारी का हाथ पकड़ लिया। उसने पीछे मुड़कर देखा, अचानक उसकी आंखों में आंसू आ गए और बोलता भाभी अब मुझे जाने दो। तो आनंदी उससे पूछती है कहाँ जा रहे हो? लाल बिहारी कहता है जहां मेरी शक्ल किसी को दिखाई ना दे और मैं तुम लोगों के साथ रहने लायक नहीं हूँ, जैसा काम मैंने किया है। तो आनंदी उसे अपनी कसम देती है और कहती है कि एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाना, तुम्हें मेरी कसम है। लेकिन लाल बिहारी कहता है कि जब तक मुझे ये नहीं पता हो जाए कि भैया ने मुझे माफ कर दिया है, अर्थात उनके मन में अब मेरी तरफ से किसी तरह का कोई गुस्सा नहीं है या चिढ़ नहीं है, तभी मैं इस घर में रह पाऊंगा, नहीं तो मैं इस घर में नहीं रहूंगा। अब श्रीकंठ का भी हृदय पिघल गया, अर्थात श्रीकंठ का भी गुस्सा शांत हो गया और उनका दिल पिघलने लगा। उन भाई का प्यार फिर से गुस्से पे हावी होने लगा। उन्होंने बाहर आकर लाल बिहारी को अपने गले लगा लिया।
दोनों भाई खूब रोए, बहुत देर तक रोते रहे और लाल बिहारी ने सिसकियां भरते हुए कहा कि अब भैया कभी मत कहिए कि मैं तुम्हारा मुंह नहीं देखूंगा, अर्थात मेरी शक्ल ना देखने की बात आप अब कभी मत कहिएगा। आपको मुझे जो सजा देनी हो, मेरी गलतियों का जो भी दंड आप मुझे देंगे मैं स्वीकार करूंगा, पर मैं आपसे अब दूर नहीं रह पाऊंगा। तो श्रीकंठ ने कहा कि लल्लू इन बातों को बिल्कुल भूल जाओ। यानी आंसुओं से उनकी आवाज़ बिल्कुल गीली हो रही थी और उन्होंने कांपते हुए कहा कि लल्लू अब इन बातों को भूल जाओ, अगर भगवान चाहेगा तो ऐसा मौका फिर कभी नहीं आएगा, अर्थात हम दोनों भाइयों में फिर कभी किसी तरह का कोई वाद विवाद नहीं होगा। जब ये घटना घट रही थी अर्थात दोनों भाई गले मिलकर रो रहे थे, एक दूसरे से बातें कर रहे थे, उसी समय बेनी माधव सिंह अपने बाहर से आ रहे थे, यानी अपने घर के दालान से घर के अंदर आ रहे थे। और जब उन्होंने दोनों भाइयों को गले मिलकर देखा तो वो इतने ज़्यादा खुश हुए, इतने ज़्यादा उल्लसित हुए कि बोल उठे, बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती है, बिगड़ता अर्थात बड़े घर की बेटी। यहाँ पर बड़े घर की बेटी का अर्थ है संस्कार संपन्न घर की बेटी। जब पाठ के शुरू में बड़े घर की बेटी का वर्णन हुआ था तो वो घर के अमीरी से संबंधित था, यहाँ पे घर के संस्कारों से संबंधित है, अर्थात वो इतने संस्कारवान घर से आई है कि उसने बिगड़ता हुआ काम बना लिया, यानी संयुक्त परिवार को टूटने से बिखरने से बचा लिया। उन्होंने कहा कि बड़े घर की बेटियां ऐसी होती है, अर्थात एक संस्कारवान परिवार की लड़कियां इसी तरह होती है, वो अपने घर को टूटने नहीं देती। गांव में जिसने भी यह घटना सुनी उसी ने इन शब्दों में आनंदी की उदारता को सराहा, यानी उसी ने ऐसा कहा कि बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती है, और उसने आनंदी की उदारता, आनंदी की दयालुता, उसके बड़े दिल को सराहा, उसकी प्रशंसा की और यह कहा कि अमीर घर की बेटियां, संस्कारवान परिवार की बेटियां ऐसी ही होती हैं। छात्रों, इस कहानी का संदेश यह है कि लेखक ने बड़े घर की बेटी कहानी के माध्यम से संयुक्त परिवार के महत्व को दर्शाया है। उनका मानना है कि रिश्तों और संबंधों की गहराई को समझने के लिए आपसी समझ होना जरूरी है। हमें बड़ों का सम्मान करते हुए अपने छोटों को प्यार देना चाहिए। आपसी रिश्ते बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, अतः हमें उन रिश्तों को बनाए रखने के लिए अपने अहम भाव को भूलकर प्रेम और समझदारी से काम करना चाहिए। मानवीय गुणों को उभारना तथा संबंधों को महत्व देना आवश्यक है। संयुक्त परिवार में रहने के लिए कई बार हमें अपने अहंकार का त्याग भी करना पड़ता है। परिवार को जोड़कर रखने के लिए इस त्याग का वर्णन इस कहानी में किया गया है। छात्रों, आपको मुख्य प्रश्नों के रूप में बड़े घर की बेटी शीर्षक की सार्थकता या पात्रों का चरित्र चित्रण या कहानी का उद्देश्य कैसे भी प्रश्न आ सकते हैं। तो शीर्षक की सार्थकता, बड़े घर की बेटी कहानी का शीर्षक अत्यंत सार्थक है। कहानी के केंद्र में आनंदी की प्रमुख भूमिका है। आनंदी भूप सिंह की बेटी है जो कि गुणवान है और सुंदर है। वह बचपन से ही बड़ी अमीरी के माहौल में पली बड़ी है, लेकिन जब विवाह के बाद वह बेनी माधव सिंह के घर आती है तो वह सभी अभावों से समझौता कर लेती है और ऐसा लगता है जैसे बचपन से उसने सुख के साधन कभी देखे ही ना हो। वह अपनी सहृदयता से, दयालुता से अपने परिवार को बिखरने से बचा लेती है और उसके कारण परिवार का वातावरण फिर से सौहार्दपूर्ण हो जाता है। जब उसकी देवर से लड़ाई होती है और लाल बिहारी गुस्से में अपने भाई से रूठ कर घर छोड़कर जाने लगता है तो वह उसे रोक लेती है, मना लेती है, अपने संयुक्त परिवार को बिखरने से बचा लेती है। तो कहा जा सकता है कि आनंदी सचमुच बड़े घर की बेटी है, अर्थात एक संस्कारवान परिवार की बेटी है जिसने परिवार के साथ आपसी रिश्तों को टूटने से बचा लिया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बड़े घर की बेटी कहानी का शीर्षक सार्थक व उचित है। एक महत्वपूर्ण प्रश्न इस पाठ में से और आ सकता है, आनंदी का चरित्र चित्रण।
तो इसके पॉइंट्स के आधार पे आप इनका वर्णन करते चलिएगा। जैसे आत्मसम्मान, आनंदी अपने मायके की बुराई नहीं सुन सकती। कोई भी सदस्य अगर उसके मायके की बुराई करता है तो वह उससे वाद विवाद करती है या उससे बदला लेने को कटिबद्ध हो जाती है। जैसे लाल बिहारी को वह क्षमा नहीं कर पाती है। बाद में जब परिस्थितियां बिगड़ने लगती है तब वह उसे क्षमा करती है। उदारता, आनंदी उदार और बड़े दिल की है। आनंदी ने लाल बिहारी की शिकायत तो की और उसका पछतावा भी बाद में किया, लेकिन जब बात को ज्यादा बिगड़ते हुए देखा तो उसने उसे जाने से रोक लिया और घर के वातावरण को बिगड़ने से बचा लिया। फिर आनंदी दयालु भी है। जब लाल बिहारी रोने लगा तो आनंदी का सारा क्रोध बह गया और साथ ही साथ वह पछताने भी लगी। उसके उसके मन में अपने देवर के प्रति दया उमड़ आई, तो वह दयालु महिला भी है। समझदार, आनंदी बहुत अमीर परिवार से आई थी, पर यहाँ आकर जब उसने अभाव देखे तो उनसे उसने ऐसे समझौता कर लिया जैसे उसने अमीरी के साधन कभी न देखे हों। तो परिवार के माहौल में इस तरह ढलना उसकी समझदारी को दर्शाता है। इस प्रकार छात्रों, इस कहानी में लेखक का उद्देश्य यथार्थ के साथ साथ एक आदर्श भी स्थापित करना है, जो कि उन्होंने आनंदी के माध्यम से बड़े घर की बेटी में दिखाया है। आनंदी ने आपसी सौहार्दपूर्ण व्यवहार, धैर्य और सहनशीलता से रिश्तों को टूटने से बचा लिया। आशा है आपको कहानी समझ में आ गई होगी और इसके प्रश्न उत्तर आप अब अपनी अभ्यास पुस्तिका में करिएगा। धन्यवाद।